वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ आराम है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्पायर क्या होता है। तो एक बहुत बड़े किंगडम को ही एम्पायर कहते हैं, जो कि काफ़ी फैला हुआ हो। यहाँ सबसे पहले हम लोग लायन कैपिटल का बात कर रहे हैं, जो कि हमारा नेशनल सिंबल है। हाँ, तो यहाँ पे लायन का बात हुआ है। तो लायन जो है वो स्टोन पिलर पे सारनाथ में पाया गया था, जहाँ पे बुद्धा ने पहला बार टीचिंग दिया था यूपी में। वहाँ पे स्टोन पिलर पे लायन कैपिटल मिला था। और ये अशोक जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे इंडिया के, उन्हीं का ये सिंबल था उनके एम्पायर का। और अशोक के जो ग्रैंडफादर थे यानी दादाजी, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने ही मॉडर्न एम्पायर की शुरुआत की थी 2300 साल पहले। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सपोर्ट किए हुए थे चाणक्य या फिर कौटिल्य नाम के एक ज्ञानी व्यक्ति से। और वो जो थे चाणक्य, उनके आइडिया को एक किताब में भी लिखा गया था, जिसे हम अर्थशास्त्र नाम से जानते हैं। और उसमें काफ़ी पॉलिटिकल टैक्टिक्स के बारे में बताया गया और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे डायनेस्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो जब कुछ ही परिवार के मेंबर, एक ही परिवार के एक से ज़्यादा रूलर होते हैं, तो उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। जैसे मौर्य एम्पायर में 3 सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे, चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार, और फिर उनके बिंदुसार के बेटे अशोक। इसके बाद हम बात करें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था मौर्यन एम्पायर, और इस एम्पायर के 3 सबसे इम्पोर्टेंट शहर जो थे वो थे पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी ही थी, तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है, और उज्जैन जो कि नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में आता है, सेंट्रल इंडिया में वो रूट था। और तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट जाने का रूट था, यानी कि ईरान साइड जाने का। और पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध के बीच में। तो इससे हमें रफ आइडिया मिल सकता है। इस मैप को आप पॉज करके देख सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद हम बात करें कि एम्पायर कैसे अलग होते हैं किंगडम से। तो एम्पायर को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी बड़ा आर्मी रखना पड़ता है, वरना उन पर कभी भी हमला हो सकता है। और उनके पास नंबर ऑफ ऑफिसर भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो उन्हें टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ता था इसलिए। पाटलिपुत्र यानी कि पटना के आसपास का जो एरिया था, वो एम्पेरर जो थे वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। और बाकी जो कुछ प्रोविंस थे, जैसे कि तक्षशिला पाकिस्तान साइड, और उज्जैन सेंट्रल इंडिया में, ये सब एक प्रोविंस थे, और इनके अलग अलग रूलर थे। जो छोटे रूलर थे वो ये सब करते थे। फिर अर्थशास्त्र हमें बताता है कि नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था इंडिया का, यानी जो अभी पाकिस्तान है, वो ब्लैंकेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड और प्रीसियस स्टोन के लिए। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले चैप्टर में भी देखा है कि साउथ इंडिया गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट था। कर्नाटक में गोल्ड माइंस अभी भी है। फिर ट्रिब्यूट कैसे अलग होते थे टैक्स से, ये दिया हुआ है। अनलाइक टैक्सेस दे वर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। ट्रिब्यूट रेगुलरली कलेक्ट नहीं होते थे, और जो थे वो काफ़ी वैरायटी ऑफ चीज़ जो मोर और लेस विलिंगली लोगों को देना पड़ता था, वही ट्रिब्यूट होती थी। ट्रिब्यूट कोई टैक्स की तरह बंधा नहीं होता था कि आपको टाइम पर देना ही है, ये आप कभी भी दे सकते थे। और जो फॉरेस्ट के लोग थे वो, उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता था वो लोग हाथी देंगे और लकड़ी देंगे, हनी, वैक्स, ये सब देंगे मॉडर्न ऑफिशियल्स को। उसके बाद अगर हम बात करें कि एम्परर और उनके कैपिटल सिटी की, तो मेगास्थनीज जो थे वो एक एम्बेसडर आए हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ये ग्रीक रूलर जो थे, सेलेकेस्टस निकेटर, वेस्ट एशिया में इनका रूल था, वो उन्होंने ही भेजा था मेगास्थनीज को। और वो पाटलिपुत्रा को काफ़ी सुंदर और बड़ा बताए हैं अपने जो वो लिखे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी बड़ाई किए हैं यहाँ की अमीरी की और काफ़ी चीज़ों की। अशोक को क्या यूनिक बनाता है, तो सबसे पहले तो वो पहले रूलर थे जो इंस्क्रिप्शन के थ्रू मैसेज देते थे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, इंस्क्रिप्शन होता है जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, मेटल या फिर वुड पे या फिर किसी भी हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, तो वो इंस्क्रिप्शन होता था। और प्राकृत में उनका सारा इंस्क्रिप्शन होता था, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम नीचे देखेंगे चैप्टर में। फिर अशोक जो है वो कलिंगा में एक बार वॉर किए थे, जो अभी उड़ीसा का कोस्टल एरिया है। वहाँ पे वो इतना मौत कर दिए कि वो खुद ही, उन्हें हॉरिफाइड फील हुआ, और वो इतना हिंसा देखकर उन्हें लगा कि अब उन्हें और वार नहीं करना चाहिए, और वो जीतने के बावजूद छोड़ दिए। ये उन्हें पहला और एकमात्र राजा बनाता है हिस्ट्री में, इतिहास में, पूरी दुनिया की, जो जीतने के बाद भी छोड़ दिए थे।
और अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें काफ़ी तरह तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। धम्म जो था वो एक प्राकृत वर्ड था जिसका संस्कृत में अर्थ होता है धर्म, तो उससे काफ़ी प्रभावित है अशोक, और ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। और अशोक का जो धम्म था वो किसी का वर्शिप के बारे में नहीं था, वर्शिप ऑफ गॉड या फिर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में नहीं था। वो बस इंस्पायर था बुद्ध के टीचिंग से, कि कैसे जो आम आम प्रॉब्लम होते हैं लोगों को, जो ट्रबल करते हैं, उसी के बारे में था। जैसे कैसे कि एनिमल का सैक्रिफाइस किया जाता है, तो अशोक को लगा कि ये उनका ड्यूटी है, तो वो लोग धम्म महात्मा को स्थापित किए। ये धर्म जानने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो जगह जगह जाके धर्म का प्रचार करते थे, उन्हें ही हम धम्म महात्मा कहते थे। और अशोक ने धम्म को अलग अलग जगह पे भी सिखाने के लिए भेजा गया, जैसे वेस्ट एशिया में सीरिया, इजिप्ट, यूरोप में ग्रीस, फिर से नीचे श्रीलंका। यहाँ पे अभी भी बुद्धिज्म का प्रचार इसलिए है क्योंकि अशोक ने भेजा था। और यहाँ पर अशोक का कुछ मैसेज है सब्जेक्ट को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट कितना इंडियन स्क्रिप्ट को, अभी के इंडियन स्क्रिप्ट को कितना प्रभावित करता है। आप देख सकते हैं हिंदी का और अर्ली ब्राह्मी कितना मिलता जुलता है, बंगाली, मलयालम, तमिल सब में आप देख सकते हैं थोड़ा सिमिलैरिटी। इसके बाद यहाँ पे बात हो रहा है कि मौर्य एम्पायर के समय में ही चाइना में ग्रेट वॉल था, उसके कुछ ही समय पहले, 2400 साल पहले, और ये नॉर्दर्न फ्रंटियर का काम करता था। आप देखिएगा कि इसमें जो एक्सरसाइजेज है वो भी काफ़ी बेसिक है, और ये चैप्टर थोड़ा छोटा था। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट भी दिया है, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एम्पायर मोर देन 2300 ईयर्स अगो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मैप भी देख सकते हैं, रोमन एम्पायर और अरेबिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था उस वक्त। ये उस समय इंडिया का मैप था, जहाँ पाटलिपुत्रा आप देख सकते हैं और तक्षशिला भी देख सकते हैं पाकिस्तान साइड। फिर अगर हम बात करें लुकिंग अहेड सेक्शन की, तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग किंगडम के बारे में बताया गया है कि कैसे मॉडर्न एम्पायर जब कोलैप्स हुआ तो उसके बाद नए नए किंगडम आए। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में आपको इंडो ग्रीक्स रूलर आए, उसके बाद साकाज आए जो सेंट्रल एशियन पीपल थे। साका वे डिफीटेड बाय गुप्ता रूलर, और साका जो थे वो कुशाना की जगह भी आए, कुछ जगह कुशाना आए, फिर गुप्ता भी आए 500 साल बाद। फिर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में एक पुष्पामित्र शुंगा का भी रूल आया जिसका शुंगा डायनेस्टी था। और शुंगा जो थे, शुंगा के बाद कानवा डायनेस्टी आया। उसके बाद फिर वेस्टर्न इंडिया में सतवाहनाज भी आए जो कि 2100 साल पहले आए थे। और उसके बाद 400 साल बाद, 1700 साल पहले, यानी कि वाका ताकाज आए सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। उसके बाद साउथ इंडिया में 3 मेजर किंगडम थे, चोला, चेरा और पांड्या, जो कि 2200 से 1800 साल पहले थे। और उनके बाद 2 बड़े किंगडम थे, पल्लवाज और चालुक्याज। इसके अलावा कई तरह तरह के ऑर्डिनरी मैन और वेमेन में भी मेजर रोल में काफ़ी चेंज आया। जैसे कि एग्रीकल्चर का स्प्रेड काफ़ी बढ़ गया, नए टाउन इमर्ज हो गए, क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ गया, और नए नए ट्रेडर आए सब कॉन्टिनेंट से भी और बाहर से भी, जैसे वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका। और नए नए बिल्डिंग बने जैसे टेम्पल, स्तूपाज, और तरह तरह के बुक लिखे गए, और ये सब कुछ हो रहा था साथ साथ। इन सब को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, बट यहाँ एक रफ आइडिया दे दिया गया है कि उसके बाद फिर क्या हुआ था। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।